हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जैनत एकेडमी में। आज है 8 जनवरी 2023। तो 8 जनवरी 2023 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट भी मैं बताऊंगा, तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चनों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है और पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएफएसए के तहत मुफ्त चावल योजना में किस राज्य को शामिल किया गया है? तो इनमें से किस राज्य को शामिल किया गया है? तो इनमें से शामिल किया गया आपके तेलंगाना राज्य को। किसे शामिल किया गया है? तो इसमें से किया गया आपके तेलंगाना राज्य को। इससे महत्वपूर्ण डिटेल भी देख लेते हैं। तो ये आपके तेलंगाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कौन सा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में शामिल हो गया है। कौन सा चावल हुआ? चावल मुक्त योजना में शामिल हुआ है, तो ये हुआ आपका तेलंगाना। और ये योजना कौन चला रहा है? तो ये चला रही है आपकी केंद्र सरकार। और इसमें प्रति माह प्रति व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो इसमें मिलेगा आपको 5 किलो चावल की आपूर्ति की जाएगी। और ये योजना कब से प्रभावी हो रही है? तो ये हो रही है आपकी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी योजना के तहत चावल पूरी तरह से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी इसी की और डिटेल बची है, वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका इस योजना में शामिल होने का तेलंगाना का निर्णय राज्य में खाद्य सुरक्षा गरीबी के मुद्दे को हल करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। तेलंगाना सरकार का क्या निर्णय लिया कि इससे हमारी क्या होगी? खाद्य सुरक्षा भी होगी और क्या होगी? गरीबी को भी दूर किया जा सकता है। इसलिए तेलंगाना सरकार ने क्या लिया है? फैसला लिया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में शुरू हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है शुरू? तो ये हुआ आपका केरल राज्य में। क्या हुआ है? पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका केरल राज्य में। इससे महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो वो हैं आपके केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केरल के वर्तमान सीएम कौन है? तो वो है आपके पिनराई विजयन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय क्या क्या किया है? उद्घाटन किया है। और ये संग्रहालय किन के सहयोग से बना है? तो संग्रहालय की स्थापना अभिलेखागार विभाग द्वारा केरला म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड हेरिटेज के सहयोग से की गई है। किसके सहयोग से की गई है? केरला म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री एंड हेरिटेज के सहयोग से की गई है। आगे चलते हैं। यह पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य को अस्पष्ट और प्रसिद्ध दोनों प्रकार की कहानियों के खजाने का घर है, जो भारतीय धरती पर किसी भी यूरोपीय शक्ति को हराने वाला एशिया का क्या था? ये पहला राज्य था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपका उद्घाटन देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और कितनी फीट है? 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का। ये आपकी पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आगे चलते हैं। इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। वो है आपकी ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोनो पर बैठे एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया? अनावरण किया। किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री। तो यहां से ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो ये कौन है? अमित शाह। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो वो है आपकी 120 फीट। और ये कहाँ पे की गई है? इसका अनावरण किया गया तो ये है मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पूर्वी जिले के मर्जिंग में। यह पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा स्मारक है। क्या है ये? पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा स्मारक है। मणिपुर को और किस नाम से जाना जाता है? तो मणिपुर को खेल का जन्म स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है?
मणिपुर को क्या माना जाता है, खेल का जन्म स्थल। तो ये एक जीएस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खेल का जन्म स्थल किस राज्य को माना है, तो उसका आंसर क्या होने वाला है, मणिपुर राज्य। आगे आपकी यह विशाल प्रतिमा पोलो के घर मणिपुर को लोकप्रिय बनाएगी और पर्यटकों की संख्या में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत के पहले नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो ये किसका राज्य में किया गया, तो ये किया गया आपके पंजाब राज्य में। कौन से राज्य में किया गया, तो ये किया गया आपके पंजाब राज्य में। आइए देखते हैं इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी। जनवरी 2023 में पंजाब में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नबी, कौन सी, नबी मोहाली में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। NGETC विभिन्न जीनोम एडिटिंग विधियों को अपनाने के लिए क्षेत्रीय जरूरतों को क्या करेगा, पूरा करेगा। आगे चलते हैं, वर्तमान जलवायु परिदृश्य में फसलों को बेहतर बनाने और उन्हें बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अधिक सहिष्णु बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा। क्या है कि जो भी है, जो पर्यावरणीय परिवर्तन हो रहा है, परिस्थिति होती है, इन्हें क्या ये जीनोम क्या बनाएगा, बेहतर बनाएगा, उनके क्या बनाएगा, अनुकूल बनाएगा। इसलिए इसका क्या किया, इसे चलाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके कलकत्ता में। कहाँ किया जाएगा, कलकत्ता में। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। तो कलकत्ता में कब से कब तक, तो कलकत्ता में 9 जनवरी से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की क्या हुई, बैठक की क्या करेगी, मेजबानी करेगा। बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्तीय समावेशन में भारत की भूमिका पर एक अनूठी क्या करेगी, प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। कैसी दिखाई जाएगी, एक अनूठी प्रदर्शनी क्या करी जाएगी, दिखाई जाएगी। आगे चलते, यह कार्य समूह वित्तीय प्रणाली के साथ साथ वित्तीय प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीकों पर भी क्या होगा, चर्चा की जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है, तो किस में भेजी है, पलटन भेजी है अपनी, किस देश में भेजी है, तो ये भेजी है आपकी सूडान में। कौन से देश में भेजी है, तो ये भेजी है आपकी सूडान देश में। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में से एक भारत है। कौन सा है, भारत है। सूडान के अबेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है। यह 2017 के बाद से संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट होगी। कैसी होगी, एकल यूनिट होगी। आगे चलते हैं, 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए पूरी तरह से महिलाओं की टुकड़ी को तैनात करने वाला पहला देश बन जाएगा। यूनिट का लक्ष्य अबेई में हिंसा की हालिया वृद्धि को नियंत्रित करना है। इसका मतलब उद्देश्य क्या है कि जो हिंसा बढ़ रही है उसे क्या करना, वृद्धि को क्या करना है, नियंत्रित करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो डायरी नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया आपके रंजन गोगोई। किसके द्वारा, रंजन गोगोई के द्वारा। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का क्या किया है,
विभाजन किया है। इसमें असम के मुख्यमंत्री, इसमें क्या असम के मुख्यमंत्री, तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है आपके डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। के कार्यकाल में पहले वर्ष के कार्यों का क्या किया, लेखा जोखा है इसमें। आगे चलते हैं, रंजन गोगोई वर्तमान में राज्यसभा के क्या है, सदस्य हैं। क्या है रंजन गोगोई, क्या है वर्तमान राज्यसभा के क्या सदस्य हैं। उन्होंने 2018 से 2019 तक 13 महीनों के लिए भारत के 46वें, कौन से वे 46वें न्यायाधीश के रूप में क्या किया था, कार्य किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो ये किया आपके असम राज्य सरकार के साथ। किस सरकार के साथ, तो ये किया आपके असम राज्य सरकार के साथ। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यह है आपकी भारतीय सेना ने गुरुवार को असम के 8 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना शुरू करने के लिए असम सरकार के साथ क्या किया, एक अस्ते क्या किए, समझौते पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। इससे इससे 1.12 लाख लाभार्थियों को कैशलेस और कैम्पलेस इलाज की क्या कोई सुविधा मिलेगी। ECHS के लाभ गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, बारपेटा, तेजपुर, दीपू और उत्तरी लखीमपुर में दिए जाएंगे। ये इतनी जगहें यहाँ पे क्या है, इनकी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो Y20 समिट की जो थीम थी और लोगो था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया था आपके अनुराग ठाकुर के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये किया गया था आपके अनुराग ठाकुर जी के। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट को क्या किया था, लॉन्च किया था। Y20 या G20, Y20 और G20 ग्रुप ऑफ 20 का आधिकारिक यूथ एंगेजमेंट ग्रुप है जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या करता है, एक मंच है। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पहली बार भारत क्या कर रहा है, इसकी मेजबानी कर रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित किए जाएंगे, तो ये कहाँ किए जाएंगे, किस राज्य सरकार के द्वारा किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे आपके महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, तो ये किए जाएंगे आपके महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। तो ये आपकी महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे, 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे। इनका उद्देश्य क्या है, तो इनका उद्देश्य आपका महाराष्ट्र को देश में एक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, क्योंकि महाराष्ट्र क्या है, चाहता है कि हमें क्या दुनिया में क्या मिले, एक पहचान मिले। और वो पहचान किस हिसाब से मिल सकती है, तो एक खेल बहुत ही अच्छा जरिया है इसके लिए। इन परिसरों का लक्ष्य कम आयु में खिलाड़ियों को गांव, जिला, तालुका और राज्य के हर स्तर पर तैयार करना होगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को क्या किया जाए, तैयार कर सके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर का सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, तो कौन से नंबर का बना है, तो ये बना है आपके तीसरे नंबर का। कौन से नंबर का, तीसरे नंबर पर, जिसमें पहले नंबर पर चाइना और दूसरे नंबर पर कौन सा है, USA। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ये आपकी निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। कौन सा नंबर का, तो तीसरे नंबर का। इसमें इसने किसे पछाड़ा है, तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है जो वर्तमान में चौथे स्थान पर है।
चीन वैश्विक ऑटो बाजार में सबसे आगे और अमेरिका कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे। 2022 में भारत में बिकने वाले अधिकांश नए ऑटो में हाइब्रिड वाहनों सहित गैसोलीन द्वारा संचालित वाहन भी क्या है इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड DIA 2022 किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो ये किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं भारत की राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ये आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड प्रदान किए हैं। किसे किए? राष्ट्रपति ने विजेताओं को। DIA 2022 का उद्देश्य डिजिटल इंडिया डिवीजन को पूरा करने के लिए सरकारी संस्थाओं, स्टार्टअप्स और जमीनी स्तर की डिजिटल पहलों को उत्साहित और प्रेरित करना है। DIA को भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। पुरस्कारों की घोषणा 7 श्रेणियों की तहत की जाती है। कितनी श्रेणियों के तहत? तो वो की जाती है आपकी 7 श्रेणियों के तहत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में प्रोजेक्ट ड्रिवाइन डेवलपमेंट प्लान पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपके नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके नई दिल्ली में। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। वो आपकी पंचायती राज मंत्रालय ने 5 से 6 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में प्रोजेक्ट ड्रिवाइन ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्लान और डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्लान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का क्या किया? आयोजन किया। राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य परियोजनाओं, विकास योजनाओं को अपनाना, अवधारणा बनाना और लोकप्रिय बनाना इसका क्या है? उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों में सतत विकास लक्ष्यों को वहाँ के अनुसार बनाना और उन्हें पूरा करना भी इसका क्या है? एक उद्देश्य है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई नई किताब अम्बेडकर ए लाइफ का विमोचन कलकत्ता में हुआ है? तो किसके द्वारा लिखी है ये किताब? अम्बेडकर ए लाइफ का विमोचन। तो ये किताब लिखी है आपकी शशि थरूर ने। किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है आपकी शशि थरूर ने। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। सांसद और लेखक शशि थरूर को नवीनतम पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ को जनवरी 2023 में किताब कलकत्ता कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। इस पुस्तक में थरूर अम्बेडकर की कहानी को बड़ी स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और प्रशंसा के साथ बताते हैं। लेखक 14 अप्रैल 1991 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महाराव के परिवार में उनके जन्म से लेकर 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी मृत्यु तक के महान व्यक्ति के जीवन के आर्क का क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जेसन मू को किस बैंक का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो कौन सी बैंक का बनाया है मुख्य CEO? तो ये बनाया है आपके बैंक ऑफ सिंगापुर। कौन सी? बैंक ऑफ सिंगापुर। आगे चलते हैं, इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो ये आपकी बैंक ऑफ सिंगापुर ने जेसन मून को अपना नया CEO नियुक्त करने की क्या की है? घोषणा की है। वह 6 मार्च से आधिकारिक रूप से बहरीन सारी की जगह लेंगे। कब से? 6 मार्च से। उनके पास निजी बैंकिंग, धन प्रबंधन और पूंजी बाजार में 25 वर्षों का क्या है? अनुभव। कितने वर्षों का अनुभव है? तो यह आपके 25 वर्षों का क्या है? अनुभव है। बैंक को OCBC बैंक द्वारा 2009 में ING ग्रुप अधिकृत किया गया था। कब किया गया? तो 2009 में क्या किया? अधिकृत किया गया। 2017 से 2019 तक मू गोल्डमैन
सैक्स सिंगापुर के सीईओ थे। बैंक ऑफ सिंगापुर की स्थापना कब की गई है? तो ये की गई है आपकी 2010 में। कब की गई है? तो ये की गई है आपकी 2010 में। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे साथ चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।